नमस्कार। अभी हम लोग चर्चा करेंगे प्रसाद की काव्य भाषा और शिल्प पर। इस बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक बात को रेखांकित करना ज़रूरी लगता है कि कविता के अंदर उसकी अंतर्वस्तु, भाषा और शिल्प ये सभी एक दूसरे के साथ गूंथे हुए होते हैं। ये तीनों मिलकर कविता का विधान रचते हैं, उसका विधान बनाते हैं। इसलिए जब हम लोग इस पर बात करेंगे काव्य भाषा और शिल्प पर, तो यह केवल काव्य भाषा और शिल्प पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि कविता की अंतर्वस्तु जिस तरह की है उसको अभिव्यक्त करने के लिए किस तरह का भाषिक विधान और शिल्प कौशल कवि ने अपनाया है, इसको हम लोग साथ साथ चर्चा करते चलेंगे। जयशंकर प्रसाद जैसे कवि के संदर्भ में इस बात को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है कि दरअसल उनकी काव्यात्मक संवेदना जितनी जटिल है, बिंब विधान भी उसी रूप में जटिल है, शब्दों की योजना भी वैसी ही जटिल है। तो आखिर यह जटिलता का स्रोत क्या है? यह जटिलता आरोपी है या कवि के स्वाभाविक अनुभूति से निकली हुई चीज़ है? हम लोग इस पहलू पर सबसे पहले विचार करेंगे। प्रसाद जी ने 1910 के आसपास लिखना शुरू किया था। उस समय तक काव्य भाषा के तौर पर ब्रज भाषा आसीन थी और उसका पद धीरे धीरे डोल रहा था। खड़ी बोली हिंदी तुतलाती भाषा में ही सही खड़ा होने का प्रयास कर रही थी। उसकी शैशवावस्था का वह काल था। प्रसाद जी शुरू में ब्रजभाषा में भी हाथ आजमाते हैं, तो ब्रजभाषा का जो अपना भाषिक सौंदर्य है, उसका जो मूल्य बोध है, प्रसाद जी अपनी शुरुआत वहीं से करते हैं। आखिर ब्रजभाषा का वह भाषिक सौंदर्य क्या है, उसकी अपनी विशेषता क्या है? ब्रजभाषा की दो विशेषताओं को मैं यहाँ रेखांकित करना आवश्यक समझता हूँ। ब्रजभाषा ने पूरे उत्तर भारत को सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का काम किया। वह बिहार के रचनाकार हों, अवध प्रांत के हों, ब्रज प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, इन सभी की जो काव्य भाषा थी वो ब्रजभाषा थी। यानी ब्रजभाषा राज्य की सीमाओं का, राजनीतिक हदबंदी का उल्लंघन कर एक अतिक्रमण कर, कहें बेहतर शब्द होगा, तो अतिक्रमण कर वह पूरे उत्तर भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधती है। यानी भाषिक बुनावट सांस्कृतिक एक सूत्रता का माध्यम बनेगी, बन सकती है, इसका सामर्थ्य उसके अंदर होता है। ब्रजभाषा इसका साक्ष्य था और ब्रजभाषा की भाषिक संरचना इसके अनुरूप थी। प्रसाद जी ब्रजभाषा के इस पहलू को अपने अंदर सायास या अनायास रूप से ग्रहण करते हैं। ब्रजभाषा की दूसरी विशेषता थी, ब्रजभाषा ने काव्यानुभूति को पारलौकिकता से लौकिकता की ओर लाया। कविता की विषय वस्तु को धर्मनिरपेक्ष बनाया, लौकिक धरातल पर स्थापित किया। यानी
जिसे हम आधुनिक भावबोध कहते हैं, उस आधुनिक भावबोध के सूत्र ब्रजभाषा की अपनी संरचना में विद्यमान थे। प्रसाद जी ब्रजभाषा की इस दो विरासत को अपने साथ ग्रहण कर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। जाहिर है अपने इन दोनों संस्कारों से वे खड़ी बोली को सजाते हैं, संवारते हैं, परिमार्जित करते हैं और उसे एक नया कलेवर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद प्रसाद जी की भाषिक बनावट को समझने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु उनकी उस सांस्कृतिक चेतना को निर्मित करने वाले सूत्रों में निहित है। प्रसाद जी जिस समय साहित्यिक पटल पर आते हैं, उस समय जातीयता की चेतना की आधार भूमि संस्कृति थी। भारतीय संस्कृति का एक ऐसा आख्यान तैयार किया गया था जिस आख्यान के आधार पर जातीयता की चेतना निर्मित करने की कोशिश हो रही थी। वह आख्यान क्या था? उस आख्यान के निर्माण की कोशिश 1870 के दशक में हो गई थी। हम सभी जानते हैं कि 1857 में भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षा प्रणाली शुरू हुई। विश्वविद्यालय से निकले हुए पहले बैच के लोगों ने, जो अंग्रेजी शिक्षा से पूरी तरह वाकिफ हुए, उन लोगों ने औपनिवेशिक सांस्कृतिक तर्क का उत्तर देने के लिए भारतीय संस्कृति का एक ऐसा आख्यान निर्मित करने का प्रयास किया जिसके आधार पर हम पश्चिम की श्रेष्ठता की धारणा को चुनौती दे सकें, उसके सामने आंखों में आंख डालकर बात कर सकें। तो भारतीय संस्कृति का वह प्रारूप क्या होगा? उस आख्यान का आधार क्या होगा? उस आख्यान का आधार उच्च वर्णीय हिंदू धर्म को बनाया जाता है। बंकिम से लेकर टैगोर तक भारतीय संस्कृति का यह आख्यान साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। प्रसाद जिस समय साहित्यिक पटल पर आते हैं, उस समय इसी भारतीय संस्कृति के धरातल पर वे भी जातीयता के निर्माण की कोशिश करते हैं। जाहिर है इसके अनुरूप वे भाषिक संरचना का विधान रचते हैं, इसके अनुरूप वे शिल्प योजना बनाते हैं। जब हम प्रसाद के काव्य में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता को देखते हैं, संस्कृत के पदावलियों के बहुल प्रयोग को देखते हैं, तो हमें पहली बार अटपटा लगता है। लेकिन जब जातीयता निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया को लक्षित करते हुए और इसके अनुरूप शब्द विधान की योजना पर जब हम दृष्टि डालते हैं, तो लगता है कि जिस काव्यात्मक अनुभूति को वे अभिव्यक्ति प्रदान करना चाह रहे थे, उसके लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों का आना स्वाभाविक था, उसकी पदावलियों का आना स्वाभाविक था। प्रसाद के यहाँ जो तत्सम शब्दों की बहुलता है, उसे इसी नज़रिए से देखने की कोशिश करनी चाहिए। यह पूरा का पूरा जो विधान उनके यहाँ दिखाई पड़ता है, उस विधान के पीछे मुख्य तौर पर उनकी काव्यात्मक अनुभूति का दबाव है। यहाँ शिल्प अनुभूति को नहीं निर्धारित कर रही, बल्कि अनुभूति शिल्प के ढांचे को तय कर रहा है। प्रसाद के संदर्भ में इस बात को विशेष तौर पर लक्षित करने की जरूरत है।
इसके साथ एक तीसरी बात है। तीसरी बात भी लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रसाद और गांधी लगभग साथ साथ राजनीतिक पटल पर एक राजनीतिक पटल पर आते हैं और दूसरा साहित्यिक पटल पर आते हैं, लेकिन दोनों की चिंता, बेचैनी एक तरह की है, इसलिए दोनों की कोशिश भी एक तरह की दिखती है। गांधी राजनीति में पहली बार सत्य, अहिंसा, प्रेम जैसी चीजों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति का आधार वे करुणा को, वेदना को, सत्य को, अहिंसा को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं है। गांधी के लिए राजनीति सत्य की प्रतिष्ठा का माध्यम है। वह आम जन को सशक्त करने का माध्यम है, आम जन को एक सूत्र में बांधने का माध्यम है, उन्हें निर्भीक, निडर, साहसी और करुणा संवलित बनाने का माध्यम है। जाहिर है राजनीति की शब्दावली बदल जाती है। प्रसाद जी के यहां भी जब हम देखते हैं कि प्रसाद जी कविता में जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, अब तक की कविता उन चीजों से अनभिज्ञ थी। गांधी की राजनीति से पैदा हुई इस चेतना को काव्यात्मक अनुभूति के सांचे में ढालने के लिए प्रसाद को वेदना, करुणा, समरसता, आनंद जैसे पदों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। यह प्रसाद के पूरे भाषिक संरचना को निर्मित करता है। यह भाषिक संरचना भी उनकी काव्यात्मक अनुभूति के अनुरूप होती है। काव्य का ढांचा अनुभूति की विषय वस्तु से तय हो रहा है। तो इस अर्थ में प्रसाद के प्रयोग को समझने की जरूरत है, क्योंकि हिंदी में वह अपने तरह का एक नूतन प्रयोग है। इसलिए प्रसाद की जो शब्दावली है वह शब्दावली भी नई है, लेकिन उस शब्दावली के स्रोत भारत में बौद्ध दर्शन में मिल जाते हैं, जो करुणा संबलित दर्शन है। भारत में वेदांत दर्शन में मिल जाते हैं, जो आनंदवाद का दर्शन है। लेकिन इसके साथ साथ परंपरा से चीज़ों को ग्रहण करने के साथ साथ प्रसाद को कुछ नया भी गढ़ना पड़ता है, और नए गढ़ने का प्रयास भी प्रसाद बखूबी करते हैं। जो चौथी चीज़ प्रसाद की भाषिक संरचना को निर्धारित करती है वह है प्रसाद अपने समय की सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों, विसंगतियों, विषमताओं और जो एक कल्पित अतीत है, जो इमेजिन्ड पास्ट है उनका, उस कल्पित अतीत के आदर्शों, स्वप्नों और मूल्यों, इन दोनों के बीच सेतु बनाने का प्रयास करते हैं। प्रसाद साहित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि दुख दग्ध जगत और आनंदपूर्ण स्वर्ग का एकीकरण साहित्य है। यानी दुख दग्धपूर्ण जगत क्या है? दुख दग्ध जगत उनके समय का भारत है, उनके समय की दुनिया है। युद्धों से आक्रांत दुनिया, उपनिवेशवाद से शोषित भारत,
दरिद्रता और दीनता में पगा हुआ भारत, इसके बीच और जो हमारा स्वर्णिम अतीत रहा है, जो कल्पित है, जो इमेजिन्ड है, उसका बहुत वस्तुगत आधार नहीं है, लेकिन उसका कल्पित पाठ भी हमें गौरवबोध जगाता है, हमें जागरूक बनाता है। इस नाते प्रसाद इन दोनों के बीच सेतु बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस सेतु बनाने के प्रयास में ही प्रसाद जिस रूपक को गढ़ते हैं, प्रसाद जिस शिल्प विधान को गढ़ते हैं, उस शिल्प विधान से अब तक हिंदी साहित्य अनभिज्ञ रहा है और हम लोग उसको एलिग्री नाम देते हैं। जिसे एलिग्री कहते हैं वह दरअसल प्रसाद की इसी कोशिश की अभिव्यक्ति है, जिसमें वे अपने समय की चुनौतियों और अपने कल्पित अतीत के बीच एक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे एलिग्री का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग इस बात को इस रूप में भी कहते हैं कि प्रसाद अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को कविता में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और जो अपने समय का यथार्थ है उस यथार्थ को कहानियों और नाटकों में। लेकिन ऐसा कहना शायद कुछ ज्यादती है। साहित्य इस तरीके से अलग अलग कटघरे में बंटकर नहीं देखा जा सकता। यहाँ यह बात ठीक है कि हर विधा की एक अपनी ज़रूरत होती है, उसकी अपनी मांग होती है, लेकिन प्रसाद जैसा व्यक्तित्व जो एक साथ कविता में जितना दक्ष है उतना ही कहानी में और उतना ही नाटक में, जो उनके रचना काल का सबसे उत्कर्ष का समय है, उसी समय उन्होंने सबसे बेहतर कविताएं भी लिखी, सबसे बेहतर नाटक भी लिखे, सबसे बेहतर उपन्यास भी लिखे। यह काव्यात्मक उत्कर्ष उनके इस महत् प्रयास की अभिव्यक्ति है, जो महत् प्रयास अपने तत्कालीन विषमता, विसंगतियों और कल्पित अतीत के बीच संबंध बनाने, सेतु बनाने, समन्वय बनाने की कोशिश से पैदा होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एलिग्री का नाम उसे देते हैं। यह एलिग्री उनकी भाषिक चेतना और शिल्प विधान को केंद्रीय रूप से निर्मित करती है, बनाती है। देखिए, पांचवी चीज जो प्रसाद के भाषिक विधान को समझने के लिए जरूरी है वह है कि जिस तरह से गांधी राजनीति में मनुष्य के मनोभावों की संरचना को बुनियादी प्रवृत्तियों को सद्वृत्तियों की ओर उन्मुख करने का प्रयास करते हैं, प्रसाद भी अपने काव्य विधान में इसी प्रयास को काव्यात्मक अभिव्यक्ति देते हैं। परिणाम क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो भी बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, मनुष्य की बुनियादी मनोवृत्तियां हैं, उन सभी बुनियादी मनोवृत्तियों को वे अपने कविता का विषय बना देते हैं। बल्कि हम अगर कामायनी के विभिन्न सर्गों को देखें तो किसी का नाम वेदना है, किसी का नाम ईर्ष्या है, किसी का नाम श्रद्धा है, किसी का नाम चिंता है। तो चिंता, आशा, ईर्ष्या, यह सब मनुष्य के बुनियादी इंस्टिंक्ट हैं, उसके मूल मनोभाव हैं। अब इन मूल मनोभावों को काव्यात्मक सांचे में ढाला कैसे जाए, इसके लिए कैसी शब्दावली का प्रयोग किया जाए, इसका एक अत्यंत सुंदर साक्ष्य दिनकर ने अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब
देखिए, इतनी बातों को ध्यान में रखकर हम प्रसाद की कविता के कुछ बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे। देखिए, बेसिक इंस्टिंक्ट को कविता की विषय वस्तु बनाने से क्या होता है कि प्रसाद बौद्धिक ऐन्द्रिक बिंबों की रचना करते हैं। अब ऐसा बौद्धिक ऐन्द्रिक बिंब जिससे अब तक हिंदी साहित्य अछूता था, अनभिज्ञ था, वह वानगी के तौर पर देखें, वेदना विकल यह चेतन, जड़ का पीड़ा से नर्तन, लय सीमा में यह कंपन, अभिनयमय है परिवर्तन। देखिए, इसमें आप अनुप्रास की छटा भी देख सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह बिंबों की निर्मिति, कैसे बौद्धिक ऐन्द्रिक बिंब बनकर उभरते हैं। अब देखिए, हम इस बात को तभी समझ पाएंगे जब प्रसाद की इस कोशिश को समझेंगे कि वे मनुष्य के बुनियादी वृत्तियों को कैसे बौद्धिकता के दबाव में रूपांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। वह बौद्धिकता जो उनके अपने समय की मांग है, वह बौद्धिकता जो उस समय के राष्ट्र की मांग है, उसके ढांचे में वे बेसिक इंस्टिंक्ट को ढालने का प्रयास करते हैं। इससे इस तरह का बिंब विधान निर्मित होता है। इस बिंब विधान को हम इस पूरी प्रक्रिया को समझे बगैर नहीं समझ सकते हैं। देखिए, प्रसाद के यहाँ ध्वन्यात्मकता भाषा की एक विशिष्टता बनकर आई है। यह ध्वन्यात्मकता जीवन स्थितियों को अभिव्यंजित करती है। वह जीवन स्थितियां क्या हैं? जीवन स्थितियों को आप देखें ईड़ा सर्ग के इन पंक्तियों के माध्यम से, प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। देखिए, अब यंत्रों के द्वारा जो जीवन निर्मित होगा वह किस तरह से जर्जर होगा, किस तरह से झीना होगा, किस तरह से निष्प्राण होगा, किस तरह से कमजोर होगा, इसके लिए इससे बेहतर बिंब हिंदी में दिखाई नहीं पड़ता है। विक्षुब्ध प्रजा मनु के राज्य को नष्ट करने लगती है। अब प्रजा के इस तरह के द्रोह के द्वारा राज्य के नष्ट करने की प्रक्रिया को देखिए प्रसाद किस तरह से भाषा के सांचे में ढालते हैं। कहते हैं वे, तुमने योग क्षेम से अधिक संचय वाला लोभ सिखाकर इस विचार संकट में डाला। अब देखिए, यह नई काव्यानुभूति है। हिंदी में इस तरह की अनुभूति अब तक अभिव्यक्त नहीं की गई थी। इस अनुभूति को अभिव्यक्ति देने के लिए प्रसाद को इस तरह की शब्द योजना करनी पड़ रही है। प्रसाद ने अपनी रचना में तुक के बंधन को भी तोड़ दिया। देखिए, वैसे तुक के बंधन की जो घोषणा है वो निराला ने की। निराला के संदर्भ में उस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन कथा के सहज प्रवाह को संभव बनाने के लिए प्रसाद जी तुक की हदबंदी को तोड़ते हैं। तुक के बंधन को तोड़कर एक सहज प्रवाह को संभव बनाते हैं, उसे स्वर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह सब आरोपित नहीं होता, यह कविता की कथा वस्तु की अपनी भीतरी जरूरत से होता है। लय के बंधन को ढीला करना, तुक के बंधन को ढीला करना, यह
कविता की अंतर्वस्तु की जरूरत होती है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग जब चर्चा करेंगे तो कविता की अंतर्वस्तु और उसके शिल्प विधान, उसकी भाषिक योजना, सबको एक दूसरे के साथ देखेंगे। चूंकि प्रसाद जी भावों के रचनाकार हैं, इसलिए भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवित्व में गीति लाघव का होना आवश्यक है। तो गीति लाघव का अनुपम प्रयोग प्रसाद जी के यहां दिखाई देगा, चाहे आंसू की कविता हो, झरना हो या लहर हो। लहर तो इसका एक अनुपम उदाहरण है। लहर से बेहतर उदाहरण गीति लाघव का हिंदी कविता में दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जैसा हम लोग चर्चा शुरू किए थे तो हमने कहा था कि प्रसाद जितनी दक्षता से महाकाव्य की रचना करते हैं, कविता की रचना करते हैं, उतनी ही दक्षता से वे नाटकों की भी रचना करते हैं। स्वाभाविक है, नाटकीय संयोजन उनके पूरे व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है। वह नाटकीय संयोजन कविता के अंदर भी काव्य वस्तु के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कामायनी में इस नाटकीय संवेदन का बहुत बेहतर प्रयोग किया गया है। कामायनी के बारे में, उसके शिल्प विधान के बारे में एक बात और मैं यहां कह दूं कि कामायनी को समझने के लिए जिस तरीके से एलिग्री का प्रयोग किया जाता है, उस एलिग्री के निर्माण में नाटक, प्रसाद का एक नाटक है कामना, उसका, और प्रसाद का एक उपन्यास है कंकाल, इसका, इन दोनों का एक सूत्र कामायनी में सम्मिलित रूप से मिलता है। तो कामायनी के शिल्प विधान को हम समझने के लिए नाटक से भी सूत्र लेते हैं और उपन्यास से भी सूत्र लेते हैं, और इन दोनों के संयोजन से एक नाटकीय संवेदन का निर्माण कामायनीकार रचना में करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसाद जी अपने पूरे भाषिक विधान और शिल्प कौशल के द्वारा, शिल्प योजना के द्वारा अपनी उस काव्यात्मक अनुभूति को बखूबी स्वर देने का प्रयास करते हैं जो नितांत नई है, जो जातीय सांस्कृतिक चेतना के दबाव में निर्मित हुई है, जातीय सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करने के प्रयास में निर्मित हुई है। इसलिए वे उसके अनुरूप अपने पूरे कविता का विधान रचते हैं। मुझे लगता है कि प्रसाद के भाषा और शिल्प विधान को इस तरीके से समझने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।